हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं आलोक कुमार आप सभी का आलोक फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने एक विमीय गति से संबंधित है ना अपने अध्याय में विस्तार पूर्वक उसका चर्चा किया था और आज उसी लेसन का आज अंतिम दिन है, जिसके कारण जो है आज मैं उन सभी सिद्धांतों का है ना आज इम्प्लीकेशन करने के लिए जा रहा हूँ न्यूमेरिकल्स के रूप में। तो चलिए आज मेरे साथ आप लोग बने रहिए और उन सभी सिद्धांतों का आज किस प्रकार न्यूमेरिकल्स बनाने में प्रयोग किया जाता है आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए मैं विभिन्न किताबों से दो चार अच्छे प्रश्न को आप लोगों के सामने मैं रखना चाहता हूं, तो आप लोग कॉपी कलम लेकर के तैयार रहें और इस न्यूमेरिकल्स डे का या क्लास का आप लोग आनंद उठाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक अच्छा प्रश्न मेरे पास है, तो मैं प्रश्न को पहले लिख देता हूं बच्चों, उसके बाद में इसका सॉल्यूशन आप लोगों को बताऊंगा। तो प्रश्न संख्या 1 इस प्रकार है बच्चों। तो प्रश्न मेरा कुछ इस प्रकार है बच्चों कि एक वस्तु विरामावस्था से प्रारंभ होकर 5 सेकेंड में 12 मीटर पर सेकेंड का वेग प्राप्त करती है। वस्तु का त्वरण तथा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। जैसा कि आप लोग प्रश्न में जान रहे हैं कि वस्तु विरामावस्था से गति प्रारंभ कर रही है, इसका मतलब है प्रारंभिक अवस्था में वस्तु विराम में है, इसलिए प्रारंभिक वेग का वैल्यू जो होगा वो 0 होगा। और 5 सेकेंड में समय का मान दिया हुआ है कि वो 5 सेकेंड में 12 मीटर पर सेकेंड का वेग प्राप्त कर लेती है। तो अंतिम वेग दिया हुआ है उसका 12 मीटर पर सेकेंड। तो बोलता है वस्तु का त्वरण तथा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो हम लोग गति के समीकरण का प्रयोग करेंगे बच्चों, गति के समीकरण से। तो गति का समीकरण हम लोग जानते हैं क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ वस्तु का u जो है 0 है बच्चों और v का वैल्यू 12 है, तो हम लोग यहाँ पर 12 v का वैल्यू रख देंगे और u का वैल्यू 0 रखेंगे। a का वैल्यू हमको ज्ञात करना है और समय का वैल्यू यहाँ पर 5 दिया हुआ है बच्चों। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 12 बराबर हो गया 5a, तो a इज इक्वल टू कितना होगा 12/5। तो इसको हम लोग काटेंगे बच्चों, तो लगभग आएगा 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है बच्चों। कुछ इस प्रकार जो है त्वरण का वैल्यू निकाला जाता है। तो चलिए अब हम लोग तय की गई दूरी का वैल्यू निकालेंगे, तो वो भी गति का समीकरण ही होता है। तो गति का समीकरण क्या है, s बराबर यू टी प्लस ये हो गया हाफ ए टी स्क्वायर। तो u का वैल्यू मेरा 0 है बच्चों और a मालूम है, t मालूम है, सारा का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, s बराबर u का वैल्यू 0 हो गया है ना, t का वैल्यू 5 हो गया, 1/2 a का वैल्यू हो गया है ना, यहाँ हो गया 2.4 और a का वैल्यू हो गया 5 का स्क्वायर। तो ये फर्स्ट टर्म जो होगा 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद जो है ये 0 हो जाएगा, है कि नहीं, प्लस 1/2 इंटू 2.4 और 25 का स्क्वायर हम लोग 5 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं वो 25 होता है। तो s इज इक्वल टू ये 2.4 जो है ये कट जाएगा कितना बार में, 1.2 बार में, और इसको हम लोग 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग आ जाएगा 30.0। s इज इक्वल टू ये 30 मीटर आंसर होगा। उसके द्वारा तय की गई दूरी जो होगी वो 30 मीटर होगी बच्चों। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट प्रश्न की और हम लोग बढ़ते हैं और जानते हैं नेक्स्ट प्रश्न किस प्रकार बनाया जाता है। तो चलिए दूसरा प्रश्न जो है मैं उसको पहले लिख देता हूँ। प्रश्न संख्या 2 है, देखिए तो प्रश्न मेरे पास कुछ इस प्रकार है बच्चों, आप लोग देख पा रहे होंगे। प्रश्न ये है कि एक कार 9 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गति करता है और 5 सेकेंड में 27 मीटर पर सेकेंड वेग प्राप्त कर लेता है। औसत त्वरण तथा 5 सेकेंड में तय की गई दूरी की गणना करें। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं बच्चों। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक कार 9 मीटर पर सेकंड के वेग से गति करता है, तो इसका मतलब है कि ये प्रारंभिक वेग है उसका। इसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। तो इसका प्रारंभिक वेग हो गया 9 मीटर पर सेकंड के वेग से गति प्राप्त करता है और 5 सेकंड में दिया हुआ है, तो टी का वैल्यू दिया हुआ है 5 सेकेंड और वो 27 मीटर पर सेकंड वेग प्राप्त कर लेता है। ये अंतिम वेग हो गया।
27 मीटर पर सेकंड जो होगा उसका अंतिम वेग होगा। तो औसत त्वरण और 5 सेकंड में तय की गई दूरी का वैल्यू हमको निकालना है। तो इसका मतलब है कि यहाँ हमको a बराबर निकालना है और s बराबर हमको निकालना है। तो वही हम लोग प्रयोग करेंगे दूरी के समीकरण का या गति के समीकरण का। गति के समीकरण से, तो गति का समीकरण क्या कहता है कि नहीं, सॉरी, v बराबर प्रयोग करना होगा, v बराबर u प्लस ए टी। त्वरण निकालने के लिए यही हमको प्रयोग करना पड़ेगा। तो उसका अंतिम वेग 27 है बच्चों और प्रारंभिक वेग 9 है, प्लस हमको त्वरण निकालना है और ये 5 सेकंड में प्राप्त करना है। तो 27 को हम लोग बराबर के उधर कर देंगे, 27 माइनस 9 इज इक्वल टू हो जाएगा 5a। तो डेट सिंप्लाइज, इसको हम लोग माइनस करेंगे तो 18 आ जाएगा, इज इक्वल टू हो गया 5a। तो डेट सिंप्लाइज a इज इक्वल टू हो जाएगा 18/5। तो ये इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो लगभग आ जाएगा 3.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। तो अब हम लोग 5 सेकंड में तय की गई दूरी का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। पुनः गति का समीकरण से निकालेंगे, विस्थापन के समीकरण से। तो क्या होता है समीकरण, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो हम लोग दूरी निकालेंगे। प्रारंभिक वेग इसका दिया हुआ है 9 है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। s बराबर यहाँ पर होगा 9 इंटू 5 सेकेंड में हम लोगों को ज्ञात करना है। तो 1/2 a का वैल्यू भी निकल चुका है, 3.6 और t का भी वैल्यू निकला है हम लोगों को 5 स्क्वायर। तो s इज इक्वल टू ये कितना हो गया, 45 हो गया। इसको हम लोग काटेंगे तो 1.8 होगा और गुना यहाँ पर आ जाएगा 25। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 गुना 8 कितना होता है बच्चों, 200 होगा। कि जीरो हाथ में बचता है मेरा 20 और 25 एका 25 और 20 45 होता है बच्चों। तो पॉइंट आ जाएगा। तो s बराबर 45 प्लस 45 कितना हो जाएगा, 90 मीटर ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बच्चों। तो इस प्रकार जो है ये समीकरण जो है हम लोग ज्ञात करते हैं, समस्या का हल करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पहले मैं प्रश्न को यहाँ लिख देता हूँ। बाहर काफ़ी बारिश हो रही है। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार है बच्चों कि एक कार एक सीधी सड़क के अनुदिश 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। इसे 250 मीटर दूरी पर रोकना है। ब्रेक का प्रयोग कर उसे दी गई दूरी पर स्थिरावस्था में लाने के लिए आवश्यक कार्य का मंदन और स्थिरावस्था में आने में लगा समय ज्ञात करना है। इसका मतलब यहाँ मुझे दो चीज़ प्राप्त करना है बच्चों। एक पहला चीज़ है कि हमें मंदन अर्थात त्वरण, ऋणात्मक त्वरण ज्ञात करना है ना, क्योंकि यहाँ पर ब्रेक लगाने के बाद कार की गति में है ना कम हो रहा है। और दूसरा बात है कि उसे विरामावस्था तक आने तक उसे हमें समय कितना लग रहा है वो चीज़ ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इसको ज्ञात करते हैं। इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहले देख पा रहे हैं कि दूरी मीटर में है और उसका जो वेग है वो 120 किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है। तो पहले इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में हम लोग बदल लेते हैं। 120 किलोमीटर प्रति घंटा को हम लोग मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना किया और घंटा को सेकंड में बदलना के लिए हम लोग 2 को 60 से मल्टीप्लाई किया। तो 1 0 है ना, और 60 से इसको हम लोग डायरेक्ट काट देंगे। तो कितना बार में कटेगा, ये 2 बार में कटता है बच्चों, है ना। तो यहाँ पे लगभग कितना आ गया, देख पा रहे होंगे 200/6। फिर पुनः इसको हम लोग काटेंगे तो 100/3 आएगा, है कि नहीं। एक तो हम लोग इसका भी प्रयोग कर सकते हैं या तो फिर हम लोग इसको भाग देंगे तो इतना आ जाएगा 33.33 है ना मीटर प्रति सेकेंड आएगा बच्चों, इस प्रकार। तो आप लोग यहाँ एक बार फिर प्रश्न को देखिए कि एक कार एक सीधी सड़क के अनुदिश 120 किलोमीटर घंटा की चाल से चल रही है और 250 मीटर दूरी पर रोकना है।
इसका मतलब है कि 250 मीटर दूरी तय करने के बाद वो कार रुक जाती है। इसका मतलब है कि कार का जो अंतिम वेग होगा वो 0 होगा। अतः ये जो दिया हुआ है उसका प्रारंभिक वेग है। ये चीज़ थोड़ा आप लोगों को क्वेश्चन को पढ़ करके समझना होगा। तो यहाँ पर जो प्रारंभिक वेग दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है ना, देखते हैं 120 किलोमीटर प्रति घंटा, या फिर इसको हम लोग 33.33 मीटर पर सेकंड कहेंगे, या फिर आप लोग 100/3 मीटर पर सेकंड भी कह सकते हैं। इतना चीज़ दिया हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे, देखिए कार अंत में विरामावस्था प्राप्त करता है, अंत में विरामावस्था प्राप्त करता है। तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो यहाँ पर विस्थापन दिया हुआ है कि 250 मीटर की दूरी वो तय करता है बच्चों, और इससे हम लोगों को ज्ञात करना है त्वरण कितना होगा, मंदन कितना होगा, और समय हम लोगों को कितना होगा। तो चलिए हम लोग गति का समीकरण का प्रयोग करते हैं। गति के समीकरण से तो कौन समीकरण का यहाँ पर प्रयोग करेंगे, जिसमें विस्थापन भी हो, त्वरण भी हो और वेग भी हो। तो ऐसा समीकरण एक ही है, v² इज इक्वल टू u² प्लस हो जाएगा 2as होगा बच्चों। तो यहाँ पर देखिए अंतिम वेग 0 है ना, और प्रारंभिक वेग 100/3 बैठाने से ज़्यादा हम लोग को फ़ायदा होगा। 100/3 का यहाँ पर होल स्क्वायर प्लस हो गया 2, त्वरण मुझे ज्ञात करना है, और दूरी दिया हुआ है 150। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये 0 इज इक्वल टू 100 का वर्ग हम लोग जान रहे हैं कितना होता है, 100 गुना 100, और 3 का वर्ग होता है 9, और ये हो गया प्लस, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 500a आ जाएगा। तो बराबर के इधर ले आएंगे बच्चों, तो कितना हो जाएगा, 1 पर 4 0 आ जाएगा, और बटा इधर हो गया 9 इज इक्वल टू -500a आएगा, -500a आएगा बच्चों। तो चलिए हम लोग इसको हल करेंगे। तो 2 0 देखिए यहाँ से कट रहा है, तो डेट सिंप्लाइज, तो यहाँ a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 बटा, और यह पर यहाँ पर हो जाएगा मेरा बच्चों 45 हो जाएगा। तो इसको भी हम लोग अब काटेंगे, तो किससे काट सकते हैं, है ना, 5 से काटेंगे। तो 5 से काटेंगे तो 100 मेरा 20 बार में कटेगा, माइनस का साइन है, और 45 मेरा 9 बार में कट जाएगा बच्चों। तो 20/9 आता है। जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, पॉइंट में लाएंगे, तो लगभग ये आ जाता है 2.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा इस प्रकार। चलिए अब हम लोग इसका समय ज्ञात करते हैं कि उसको 250 मीटर दूरी पर रोकने में उसको कितना समय लगता है। तो उसके लिए हम लोग एक समीकरण का पुनः प्रयोग करेंगे। वो समीकरण है v इज इक्वल टू, ये माइनस है, नेगेटिव है, एक्सेलरेशन आप जान पा रहे हैं नेगेटिव है, इसलिए इसको मंदन कहा जाता है। तो ये समीकरण देखिए, एक और समीकरण का प्रयोग करेंगे, v इज इक्वल टू u प्लस at से हम लोग समय ज्ञात कर लेंगे। तो v तो मेरा यहाँ पर 0 था बच्चों, u का वैल्यू हम लोग जान रहे हैं कितना है, u का वैल्यू कितना है 100/3, और प्लस ही लिख देते हैं, और यहाँ पर हम लोग इसका त्वरण का वैल्यू जो है माइनस कितना बैठाएंगे, 20/9, और समय यहाँ पे हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो डेट सिंप्लाइज 100/3 माइनस है, इसीलिए हो जाएगा 20/9, और यहाँ 3 हो जाएगा। तो 20 से 100 को हम लोग 5 बार में काटेंगे, और 3 से 9 को 3 बार में काटेंगे। तो t बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 15 सेकेंड आंसर आ जाएगा इसका। तो इस प्रकार ये समीकरण हम लोग बनाते हैं बच्चों। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और उसको हम लोग देखेंगे कि उसको किस प्रकार सॉल्व किया जाता है। चलिए मैं पहले प्रश्न लिख देता हूं बच्चों। तो प्रश्न संख्या 4 देखिए मेरा कुछ इस प्रकार है। मैं पहले प्रश्न को लिख देता हूं कि एक कार प्रश्न इस प्रकार है बच्चों कि एक कार ए किसी सीधी समतल सड़क पर 54 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से गतिशील है। एक अन्य कार बी 72 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से उसका पीछा करती है ना। जब उन दोनों कारों के मध्य दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा 5 किलोमीटर है, तो कार बी का चालक कार को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से त्वरित करता है
है ना, इसका मतलब अपना वेग को बढ़ा देता है। उसी दूरी है ना एवं समय की गणना कीजिए जिस पर कार बी कार ए को पकड़ लेगी। तो इस क्वेश्चन को आप लोग समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर कार बी जो है कार ए का पीछा कर रही है। इसका मतलब है कार बी, यहाँ पर कहने का मतलब हो जाएगा कार ए है मेरा और यहाँ पर कार मेरा बी है, और दोनों एक ही दिशा में गतिशील है, वो इस दिशा में गतिशील है, कार इस दिशा में गति कर रही है, मतलब कार बी ए का पीछा कर रही है। आप लोग ये बात जान सकते हैं। बी जो है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा के दर से त्वरण हो रहा है। इसका मतलब कार को पकड़ने के लिए वो अपना वेग को बढ़ा लेती है, हम ये बात जानते हैं, है कि नहीं। सबसे पहले देखेंगे कि इसका अब वेग कितना हो गया। कार ए का वेग जो है यहाँ पर दिया हुआ है 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, और कार बी का वेग कितना है 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। कहता है कि जब दोनों के बीच की दूरी 5 किलोमीटर शेष बच गई है तब कार बी जो है अपना स्पीड बढ़ाता है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा के दर से त्वरित करता है कार को, और बोलता है वो कितने समय में इसको पकड़ लेगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग ये मान लेते हैं कि कार बी जो है कार ए को टी समय में पकड़ लेती है कि नहीं। तो हम लोग मानते हैं कि माना कार बी है ना कार ए को टी समय में पकड़ती है, तो कार ए के द्वारा यहाँ पे लिखेंगे, तो कार ए के द्वारा टी समय में तय की गई दूरी कितनी होगी। तो हम कहते हैं कि कार जो है बी ए को टी समय में पकड़ लेता है, तो इसका मतलब है कि कार का ए टी के समय में ये कितना दूरी तय करेगा। इसका वेग हम लोग जानते हैं कितना है 54 किलोमीटर पर सेकंड है, तो इसको हम लोग टी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो उतना दूरी तय करेगा। इसका मतलब हो गया कि 54 टी है कि नहीं इज इक्वल टू हम लोग इसको इस दूरी को हम लोग एक्स मान लेते हैं, माना इतना दूरी वो टी समय में तय करता है। तो कार देखिए कार बी का प्रारंभिक वेग कितना है। कार बी का प्रारंभिक वेग जो है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इसका त्वरण कितना है कि नहीं। त्वरण इसका ए इज इक्वल टू जो है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर है। तो कार है ना कार बी के द्वारा टी समय में तय की गई दूरी कितनी होगी। टी समय में तय की गई दूरी कितनी होगी, बता सकते हैं तय की गई दूरी कितनी होगी। अब ये तो x दूरी, इसका मतलब है कि मान लेते हैं कि इस फोटो में कि ये दोनों जो है t समय में दोनों a और b यहाँ पर आकर के मिल जाते हैं, है कि नहीं। a और b दोनों यहाँ पर मिल जाते हैं, तो ये दूरी जो था वो 54 t होगा, क्योंकि ये कार a के द्वारा यहाँ पर ये दूरी तय कर, लेकिन b के द्वारा 54 t प्लस ये हो गया एक है ना 5, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 है, और ये 54 टी हो गया। तो बी के द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी 54 टी, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा एक्स, उल्टा हो गया लेकिन एक्स प्लस 5 होगा, लेकिन ये 54 टी ऐसे भी लिख सकते हैं, 54 टी प्लस एक्स जो भी है एक्स ही लिखें, 5 होगा, एक्स के जगह में 5 होगा, उल्टा पुल्टा लिखा गया बेटा, लेकिन 54 टी प्लस 5 होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ए के द्वारा 54 टी दूरी तय किया गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 है, तो बी को यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करने में कितना होगा 54 टी प्लस 5 होगा, ये दूरी उसको तय करना पड़ता है। तो चलिए अब हम लोग समीकरण का प्रयोग करेंगे और समय हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो लिखेंगे गति के समीकरण से, तो गति का समीकरण क्या है, देखिए s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है कि नहीं। तो दूरी कितना है दोनों का हम लोग जान रहे हैं, ये b के द्वारा हम b के लिए हम लोग लगा रहे हैं, b के लिए गति का समीकरण लगा रहे हैं, तो b का दूरी कितना तय कर रहा है, वो b का जो दूरी तय कर रहा है वो कितना होगा 54 टी प्लस इधर हो गया 5, वो इतनी दूरी तय कर रहा है। b का प्रारंभिक वेग कितना है हम लोग जानते हैं 72 है, समय इसका t है प्लस 1/2, त्वरण कितना है 40 है, और समय यहाँ पर भी हो गया टी स्क्वायर।
तो डेट सिंपलाइज, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगभग कुछ आ जाएगा मेरा बच्चों। तो ये हो गया 54t प्लस हो जाएगा 5 इज इक्वल टू हो गया 72t। इसको हम लोग काटेंगे तो लगभग हो जाएगा 20t स्क्वायर। इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पर 20t स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा 72t, 54 को इधर ले आएंगे तो ये भी 54t, 5 को ले आएंगे तो -5 इज इक्वल टू 0। तो डेट सिंप्लाइज इधर हो जाएगा 20t स्क्वायर, 72 में 54 घटेगा तो लगभग 18 आएगा, प्लस हो जाएगा 18t -5 इज इक्वल टू 0। क्या ये टूटेगा? ये सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं टूटेगा। इसके लिए हम लोगों को एक समीकरण का प्रयोग करना पड़ेगा बच्चों। तो हम लोग इसके लिए समीकरण का प्रयोग करते हैं। तो कौन समीकरण का? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का समीकरण हम लोग जानते हैं, है कि नहीं। t इज इक्वल टू -b, तो -18 हो गया, प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर, तो 18 का स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं। -4ac होता है, तो a और c का वैल्यू यहाँ पर -5 है और बटा हो गया 2 इंटू ए, तो इसका मतलब हो गया 20। तो t इज इक्वल टू हो गया -18 प्लस -18 का वर्ग कितना होता है बच्चों? तो 324 होता है। ये प्लस हो गया, इसको हम लोग करेंगे तो लगभग 400 आ जाएगा, देख पा रहे होंगे, है कि नहीं। 20 पंचे 100 गुना 4, 400 हो गया, बटा यहाँ पर कितना होगा 40 आ गया। तो चलिए इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -18 प्लस, और इसको हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा 724 बटा यहाँ पर हो गया 40। फिर t इज इक्वल टू, अब माइनस, है कि नहीं, 18 प्लस माइनस रूट अंडर 724। 724 का वर्गमूल मैंने पहले से निकाल के रखा है बच्चों। इसका वर्गमूल आता है लगभग 26.9 आता है, और नीचे में हो गया बटा 40। तो माइनस तो नहीं लेना पड़ेगा, हमको यहाँ पर प्लस लेना पड़ेगा। तो जब मैं प्लस लूँगा बच्चों तो -18 प्लस 26.9 बटा 40 आएगा। तो इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं, चलिए, है कि नहीं। इसको हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देख पा रहे होंगे। तो जब हम लोग 26.9 में 18 को जब हम लोग माइनस करते हैं तो लगभग कितना आता है कि नहीं। t इज इक्वल टू लगभग आएगा 8.9 बटा 40 आता है। तो t इज इक्वल टू जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे बच्चों तो लगभग आता है 0.22 सेकेंड आएगा। सेकेंड में है कि घंटा में? ये घंटा में है बच्चों, इसीलिए इतना घंटा आंसर होगा। अब लिखेंगे कि b के द्वारा या a के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। तो हम लोग ज्ञात कर सकते हैं कि a के द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, है कि नहीं। a के द्वारा तय की गई दूरी, a के द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी? a के द्वारा तय की गई दूरी हम लोग पहले लिखे हैं कि x बराबर यहाँ पर हो गया 54t। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, लगभग आ जाएगा बच्चों, है कि नहीं, 11.88 किलोमीटर आता है। तो ये चीज़ आप लोगों को अच्छा तरह से जानिए बच्चों, है कि नहीं। तो यही इस प्रकार इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और जानने का प्रयास करते हैं कि आगे का प्रश्न किस प्रकार बनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे का प्रश्न को पहले मैं लिख देता हूं बच्चों। प्रश्न संख्या 5 मेरा इस प्रकार है। देखिए, एक पत्थर है। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग बनाते हैं बच्चों और जानते हैं कि ये किस प्रकार बनता है। प्रश्न इस प्रकार है कि एक पत्थर 10 मीटर ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो वह समय ज्ञात करें जब यह पत्थर जमीन पर गिरेगा, है कि नहीं। दूसरा नंबर में है, यदि इसका प्रारंभिक वेग दोगुना कर दिया जाए तो पत्थर कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगा, है ना। यहाँ हवा का प्रतिरोध नगण्य है बच्चों। तो यहाँ पर है ना, सॉल्यूशन हम लोगों को करना है। तो पत्थर u मान लेते हैं कि u जो हो गया वो पत्थर का प्रारंभिक वेग है। u पत्थर का प्रारंभिक वेग हम लोगों ने मान लिया, पत्थर का प्रारंभिक वेग है। h बराबर दिया हुआ है कि वो 10 मीटर ऊंचा जाता है। जो त्वरण जो होगा वो ऋणात्मक होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब ऊपर की और किसी वस्तु को फेंका जाता है तो जो गुरुत्व त्वरण उत्पन्न होता है बच्चों वो ऋणात्मक होता है। तो इसका जो वैल्यू होगा -9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा।
एक बात यहाँ पर है कि अंतिम वेग के बारे में आप लोगों को जानना पड़ेगा कि जैसे जैसे पत्थर ऊपर की ओर जाता है उसका वेग धीरे धीरे घटता जाता है और अधिकतम ऊंचाई पर है ना उसका वेग शून्य हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पर जब 10 मीटर जब पत्थर ऊपर की ओर जाएगा तो वहाँ पर कुछ क्षण के लिए जो है पत्थर रुकेगा, उसका रुकने के बाद पुनः जमीन पर गिरना शुरू होता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब पत्थर 10 मीटर की ऊंचाई पर 10 मीटर की ऊंचाई पर होता है ना, जब पत्थर 10 मीटर की ऊंचाई पर होता है तब यह कुछ क्षण के लिए है ना, तब यह कुछ क्षण के लिए है ना स्थिरावस्था में आता है। तो यह कुछ क्षण के लिए स्थिरावस्था में आता है। तो वह कुछ क्षण के लिए स्थिरावस्था में आता है। अतः v बराबर होगा 0। तो गति का समीकरण का प्रयोग करेंगे तो गति के समीकरण से है ना, गति के समीकरण से तो गति का समीकरण हम लोग जानते हैं क्या है बच्चों, एक यहाँ पर v² u² प्लस हो जाएगा 2gh, ये समीकरण हम लोग जानते हैं। तो इस समीकरण का प्रयोग करने का क्या कारण है, क्योंकि यहाँ पर समय नहीं दिया हुआ है बच्चों, ऊंचाई दिया हुआ है, गुरुत्व त्वरण दिया हुआ है, वेग दिया हुआ है, इसलिए समीकरण का प्रयोग किया गया। यहाँ पर जो है अंतिम वेग वो तो 0 है ना, और प्रारंभिक वेग मुझे ज्ञात करना है, और प्लस यहाँ पर हो गया 2 और g का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना होता है -9.8 और ऊंचाई यहाँ पर दिया हुआ है 10। तो 0 = u² माइनस कितना हो गया, तो 2 इंटू 9.8 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पॉइंट खत्म हो जाएगा, 98 आ जाएगा बच्चों। तो इसको अब हम लोग डेट सिंप्लाइज u², क्योंकि माइनस है इसलिए बराबर के उधर ले जा सकते हैं। तो कितना हो गया 2 इंटू 98, तो डेट सिंप्लाइज u = हो जाएगा 2 इंटू 98। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो u = √2 इंटू 2 इंटू 49, इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो कितना हो गया, u2 बाहर आ गया, 49 का 7 हो जाता है, = कितना होगा 14 मीटर पर सेकंड इसका प्रारंभिक वेग होगा बच्चों। तो जमीन तक आने में उसको लगा समय, सबसे पहले हम लोगों को जानना है कि जब हम लोग पत्थर को सतह से यहाँ तक भेजते हैं इस ऊंचाई तक, तो उसको t समय लगता है। यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है 10 मीटर, है कि नहीं। तो पहले ये चीज़ हम लोग ज्ञात कर लेंगे कि उसको अधिकतम ऊंचाई तक जाने में लगा समय। तो मान लेते हैं कि माना पत्थर को, है कि नहीं, माना पत्थर को अधिकतम ऊंचाई तक जाने में लगा समय, पत्थर को अधिकतम ऊंचाई तक जाने में लगा समय t है, तो हम लोग गति का समीकरण का पुनः प्रयोग करेंगे तो v = u + at आता है। तो v का वैल्यू तो 0 है बच्चों, u का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना है 14 है, और प्लस g का वैल्यू हम लोग जानते हैं -9.8 है, और यहाँ से t हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हो गया 40 = 9.8t। तो डेट सिंप्लाइज t = कितना हो जाएगा 14/9.8 आ जाएगा। जब हम लोग इसको भाग देंगे बच्चों तो ये समय लगभग आता है 1.428 सेकेंड आता है। तो अब पृथ्वी तक गिरने में उसको लगा समय, यहाँ से जब उसको यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको t समय लगता है, पुनः यहाँ से यहाँ तक आने में t समय लगेगा। अतः लिखेंगे पृथ्वी तक गिरने में लगा समय, पृथ्वी में गिरने में लगा समय। तो कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, 2 से इसको गुना करना पड़ेगा, 2t हो गया। तो 2 गुना 1 है कि नहीं, 2 गुना 1.428। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6, यहाँ पर हो जाएगा 5, 8 और यहाँ पर हो जाएगा 2। इतना सेकेंड आंसर होगा, मतलब पत्थर को जमीन में आने में लगा समय इतना होगा। तो अब बोलता है कि दूसरा प्रश्न का दूसरा जो पार्ट है उसमें कहता है कि यदि इसके वेग को दोगुना कर दिया जाए, है कि नहीं। इसका दूसरा पार्ट क्या है, देखिए बोलता है कि यदि इसके प्रारंभिक वेग को दोगुना कर दिया जाए तो पत्थर कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगा। तो चलिए इसको भी बनाएंगे। तो इसका प्रारंभिक वेग कितना है, u है कि नहीं। u को हम लोग डबल करेंगे, 2 गुना करने पर वेग, 2 गुना करने पर, है कि नहीं, वेग 2 गुना करने पर, तो वेग को हम लोग 2 गुना कर देंगे, इसका मतलब हो जाएगा 2u हो जाएगा। तो 2 इंटू प्रारंभिक वेग इसका 14 था,
तो कितना हो गया 28 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये कितनी ऊंचाई तय करेगी। तो पुनः हम लोग गति का समीकरण लगाएंगे। तो कौन सा समीकरण लगाएंगे, यही समीकरण लगाएंगे। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as हो जाएगा। 2as, एस के जगह हम लोग h का प्रयोग करेंगे, है ना। तो v इज इक्वल टू तो 0 है बच्चों, u का वैल्यू तो हो गया 28 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2 और इसका वैल्यू कितना हो गया, है कि नहीं, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, कितना ऊंचा है तो माइनस है, ऊपर भेजना है तो इतना h हो जाएगा 9.8, है कि नहीं। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो डेट सिंप्लाइज 28 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 9.8 इंटू एच। तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, h इज इक्वल टू होगा 28 इंटू 28 बाई 2 इंटू 9.8 हो जाएगा। तो इसको हम लोग काट देते हैं बच्चों। तो इसको हम लोग कैसे काटेंगे, तो इसको हम लोग काटेंगे कैसे, पहले इसको सिंपली काट देते हैं। देखिए 2 से इसको हम लोग काटेंगे, कितना बार में कटेगा, है कि नहीं, 14 टाइम्स ये कट जाएगा। अब इसको हम लोग 7 बार में भी काट सकते हैं, है कि नहीं। ये 4 बार में यहाँ से कट जाएगा बच्चों, है कि नहीं। 10 यहाँ से उड़ाएंगे तो यहाँ 40 आ जाएगा, है कि नहीं। और ये कटेगा लगभग 40, है कि नहीं, 14 बार में कट जाएगा। ये 14 और ये 14 दोनों कैंसिल हो गया। तो h इज इक्वल टू कितना होगा 40 मीटर आंसर हो जाएगा। तो ये काटना बहुत आसान था बच्चों, आप लोग अपने से भी काट सकते हैं। तो इस प्रकार जो है हम लोग उस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो इसको आप लोग अपने से भी ट्राई कर सकते हैं एक बार। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए छठा नंबर का जो प्रश्न है मेरा कुछ वो इस प्रकार है और काफ़ी आसान प्रश्न है, आप लोग अपने से बना सकते हैं। देखिए एक कण n-1 होगा। देखिए एक कण nवें सेकंड में समान त्वरण व प्रारंभिक वेग से sn दूरी तय करती है। इसका त्वरण a एवं वेग u है। तो सिद्ध करें कि a इज इक्वल टू 2sn माइनस 2u बटा 2n-1 होगा। ये प्रश्न आप लोगों को देखने से बहुत, है ना, डिफिकल्ट महसूस हो रहा होगा कि ये बहुत, है कि नहीं, डिफिकल्ट है। तो लेकिन चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो आप लोग, मैंने पिछले वीडियो में गति के समीकरण को जब मैंने स्थापित कर रहा था तो उस समय nवें सेकंड में तय की गई दूरी का समीकरण जो हम लोग निकाले थे कि एस एन इज इक्वल टू क्या होता है u प्लस 1/2a 2n-1, ये समीकरण होता है। तो इसी समीकरण से हम लोग त्वरण को फाइंड कर लेंगे बच्चों, है कि नहीं। तो एस एन इज इक्वल टू यहाँ पे 2 एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 2a प्लस हो जाएगा a 2n-1 बटा यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो 2 को इससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2sn और 2u को बराबर के, या डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, इसको सेपरेट कर देते हैं। a हो गया 2n-1, अब हम लोग 2u को बराबर को उधर करेंगे तो 2sn माइनस हो जाएगा 2u इज इक्वल टू a 2n-1। तो डेट सिंप्लाइज a इज इक्वल टू हो गया 2sn माइनस 2u बटा 2n-1। यही हमको साबित करना था। देखिए कितना आसान है बच्चों। और यही सब प्रश्न यदि बच्चों के एग्जाम में आ जाता है तो बच्चे पहले प्रश्न देखकर ही डर जाते हैं। तो डरना नहीं है बच्चों, उसका सामना करना है और हम लोगों को आगे बढ़ना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, 7 नंबर का प्रश्न हम लोगों का क्या होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए कुछ इस प्रकार, मैं पहले लिख देना चाहूँगा प्रश्न को। 7 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। देखिए एक कण दूरी तय करेगी। प्रश्न मेरा कुछ इस प्रकार है बच्चों, आप लोग देख पा रहे होंगे कि एक कण अपनी गति के 7वें सेकंड में 20 मीटर तथा 9वें सेकंड में 24 मीटर दूरी तय करती है। तो ये 15वें सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। तो चलिए हम लोग nवें सेकंड में तय की गई दूरी का समीकरण हम लोग जानते हैं कि nवें सेकंड में तय की गई, nवें सेकंड में तय की गई दूरी का समीकरण क्या होता है बच्चों, हम लोग जानते हैं कि Sn इज इक्वल टू u प्लस 1/2a और होता है 2n-1। ये कुछ समीकरण होता है मेरे पास। तो प्रश्न का पहला भाग है कि 7वें सेकंड में 20 मीटर की दूरी तय करती है। तो प्रश्न का पहला भाग कहता है कि Sn का वैल्यू दिया हुआ है 20,
एस एन का वैल्यू दिया हुआ है 20 मीटर और एन का वैल्यू जो दिया हुआ है वो 7 दिया हुआ है। तो यहाँ पर वैल्यू को रखेंगे तो ये क्या मिलेगा हमको, देखिए 20 इज इक्वल टू हमको मिल रहा है u प्लस, है कि नहीं, यहाँ पर हो गया a/2, 7 का वैल्यू यहाँ पर बैठाएंगे तो 7 दूनी 14 में से 1 घट जाएगा तो हो जाएगा 13, तो इंटू कितना हो गया, इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 कहेंगे। प्रश्न का दूसरा भाग जो कहता है कि वहाँ एस एन का वैल्यू कितना है, देख पा रहे 9वें सेकंड में 24 मीटर की दूरी तय करता है ना, 9वें सेकंड में 24 मीटर की दूरी तय करता है। तो एस एन का वैल्यू यहाँ पर 24 होगा, 24 मीटर होगा और एन का वैल्यू यहाँ पर 9 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग रखेंगे कुछ, एस एन का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे 24, यहाँ से हो जाएगा u प्लस क्या हो जाएगा a/2, समीकरण में हम लोग वैल्यू रखेंगे 9 का, तो 9 2 जा 18 में 1 घट गया 17 हो जाएगा, है कि नहीं, इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 कहेंगे। तो हम लोग क्या कहेंगे, देखिए समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 करने पर, समीकरण 1 करने पर, तो समीकरण पहले हम लोग लिखेंगे 24 इज इक्वल टू u प्लस कितना हो गया 17a/2, उसके बाद समीकरण नंबर 1 रखेंगे तो यहाँ पर हो गया 20 इज इक्वल टू u प्लस 13a/ यहाँ पर हो जाएगा 2, तो इसको हम लोग माइनस कर देंगे, माइनस 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 u कैंसिल, यहाँ होगा 4, 17a में 13a घट जाएगा तो यहाँ पर भी हो गया 4a/2, 4 कैंसिल हो गया, तो डेट सिंप्लाइज a इज इक्वल टू निकल गया मेरा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब a का मान समीकरण 1 में रख देंगे, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है बच्चों, वहाँ रखेंगे समीकरण 1 है मेरा 20 इज इक्वल टू u और a का वैल्यू 2 है तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/2 इंटू 13 हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो u इज इक्वल टू 20 माइनस 13 इज इक्वल टू 7 मीटर पर सेकेंड। अब प्रश्न का जो दूसरा पार्ट है वो हम लोग को कैलकुलेट करने का है कि 15वें सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, तो यहाँ n का वैल्यू मेरा पर दिया हुआ है कि 15, अब दूरी तय कितना करेगा तो वो एस एन का वैल्यू निकाल लेंगे, है कि नहीं, 1/2 a, ये हो गया 2n-1, u का वैल्यू दिया हुआ है 7 मेरे पास है, 7 हो गया प्लस 1/2 a का वैल्यू कितना है 2 है, तो यहाँ पर भी 2 करेंगे और 15, ठीक है ना, 15 2 जा 13 में से 1 घटेगा तो 29 हो जाएगा, तो इस दोनों को हम लोग काटेंगे, कितना हो जाएगा 7 प्लस 29 इज इक्वल टू हो जाएगा 36 मीटर आंसर होगा। तो ये चीज़ हम लोग जानते हैं, इतना वो दूरी तय करेगा बच्चों। तो ये भी प्रश्न आप लोगों के लिए काफ़ी आसान लगा होगा, इस तरह का प्रश्न आप लोगों के बुक में होगा बच्चों, उसको आप लोग रिवीजन जरूर करेंगे। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 8 जो है बच्चों वो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रश्न है, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। अब हम लोग जो है रिलेटिव वेलोसिटी का जो है प्रश्न सब हम लोग बनाएंगे। ये प्रश्न संख्या 8 जो है देखिए वो क्या है, देखिए एक व्यक्ति करें, तो ये प्रश्न है मेरे पास कि एक व्यक्ति पूर्व की ओर 3 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रहा है, उसे बारिश का वेग ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर 3 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से गिरती प्रतीत हो रही है, तो वास्तविक वेग तथा दिशा बारिश के बूंद का ज्ञात करना है बच्चों। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी का प्रश्न है। तो आप लोग जानते हैं कि व्यक्ति पूरब की ओर इस दिशा में कितना जा रहा है, वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से जा रहा है, और जब वो स्थिर था तो उसे वर्षा की बूंदें ऊर्ध्वाधर जमीन की ओर गिरती हुई मालूम पड़ रही थी। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं बच्चों कि हम लोगों को सापेक्ष वेग के सिद्धांत के अनुसार वर्षा का बूंद ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मनुष्य के वेग को स्थिर करना होगा। तो उसके लिए हम लोग नेगेटिव डायरेक्शन में एक वेग को हम लोग जोड़ देते हैं, जिसको हम लोग -3 किलोमीटर प्रति घंटा कहते हैं। बारिश भी है कि नहीं, उसे 3 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से गिरती हुई मालूम पड़ती है कि नहीं। जब वो वेग गति करता है, जब वो व्यक्ति गतिशील हो जाता है तो बारिश उसे
थीटा कोण से गिरती हुई मालूम पड़ने लगती है। तो ये कोण जो है उसे थीटा कोण है, ये उसका है कि नहीं। कौन सा वेग है, ये इसका सापेक्षिक वेग है। किसका, बारिश के बूंदों का सापेक्षिक वेग। तो किसके सापेक्ष है कि नहीं, मनुष्य के वेग के सापेक्ष, ये उसका सापेक्षिक वेग है कि नहीं। तो सापेक्षिक वेग को हम लोग क्या मान लेते हैं बच्चों, भी मान लेते हैं। ये तो आप जान ही रहे हैं, ये इसके पैरेलल है, इसीलिए ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा ही होगा। नहीं तो सापेक्षिक वेग जस्ट परपेंडिकुलर, ये कर्ण के रूप के जैसा लग रहा है। तो v इज इक्वल टू, v क्या है, वर्षा का है कि नहीं, सापेक्षिक वेग किसके सापेक्ष है, तो इसके सापेक्ष। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो v इज इक्वल टू कर्ण है, तो हम लोग निकाल सकते हैं रूट अंडर, ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, यहाँ भी 3 का स्क्वायर। तो v इज इक्वल टू रूट अंडर 9 + 9। तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 9√2 मीटर पर, सॉरी किलोमीटर है, किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगा उसका वेग, किसका, बारिश का वास्तविक वेग। जब वो गतिशील होता है तब उस समय उसे गिरती हुई मालूम पड़ती है चीज़। तो अब उसकी दिशा हम लोग देखेंगे, इसका दिशा क्या होगा। दिशा ज्ञात करने के लिए हम लोग टेन थीटा का प्रयोग करेंगे। तो टेन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा आधार हो जाएगा बच्चों, है ना। तो लंब कितना है 3, आधार भी 3, ये दोनों कट गया, इज इक्वल टू 1 आता है। तो टेन थीटा का वैल्यू भी हो गया 1। तो है ना, टेन थीटा का वैल्यू 1 कब होगा, जब थीटा का वैल्यू 45 डिग्री होगा। तो यही आंसर हो गया। इसका मतलब है कि बारिश का बूंद 45 डिग्री के कोण पर गिरेगी जब वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की तरह। हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं और भी जानेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। मैं पहले प्रश्न को लिख देता हूं। नाइन नंबर का प्रश्न है मेरे पास। 2 नावें तो ये प्रश्न है कुछ मेरे पास बच्चों कि 2 नाव ए व बी नदी में किसी बिंदु ए से परस्पर लंबवत दिशा में गतिमान होती है। उसके वेग 1.2 भी है, जहाँ भी नदी का वेग है। देखिए, नाव ए बहाव की दिशा में तथा बी उसकी लंबवत दिशा में गति करती है। ये ओ से बराबर दूरी तय करने के बाद वापस लौटती है। तो दोनों नावों द्वारा लिए गए समय का अनुपात की गणना करें। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं बच्चों। ये बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है, आप लोगों को काफ़ी इंटरेस्ट लगेगा इसमें, बनाने में मज़ा आएगा। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। तो प्रश्न को आप लोग पहले कॉपी में जरूर उतार लीजिएगा। तो सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए कि मान लेते हैं कि ये हमारा एक नदी है बच्चों, है कि नहीं। यहाँ पर एक ओ एक बिंदु है जो प्रश्न में दिया गया है, और ए मेरा इधर की ओर गति करती है और बी मेरा जस्ट इसके परपेंडिकुलर गति करता है। ये ए है और ये मेरा बी है बच्चों, कुछ इस प्रकार है। और दोनों का जो सापेक्षिक वेग दिया हुआ है बच्चों वो इस प्रकार है, ये दिया हुआ है 1.2 भी है। ये सापेक्षिक वेग है 1.2 भी है ना। तो और यहाँ जो हमने b का जो वेग है, b के वेग को करली भी मान लिया, है कि नहीं। और a के वेग को हम लोग कैपिटल भी हम लोग मानते हैं। ये दोनों वेग में अंतर इस प्रकार किया है मैंने कि b के वेग को करली भी और a के वेग को हम लोग कैपिटल भी हम लोग माने हैं बच्चों। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये जो है नाव है ना, ये नाव जो है ये यहाँ से l दूरी तय करता है, ये भी नाव यहाँ से l दूरी तय करता है। प्रश्न में कहता है कि नाव जो है o से a दूरी तय करने के बाद वो वापस लौटता है। तो इस प्रकार देख पा रहे हैं कि नाव ए धारा की दिशा में तैर रहा है, क्योंकि नदी इस दिशा में बह रही है। ए जो है धारा की दिशा में तैरता है और धारा की दिशा के वापस भी आता है, तो उसे एल दूरी तय करना है। तो धारा की दिशा में एल दूरी तय करने में लगा समय और धारा के विपरीत दिशा में तय करने में उसे लगा समय हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं कि माना एल क्या है, नाव ए तथा बी के द्वारा तय किया गया
या एक ही दिशा में, इस प्रकार लिखते हैं, एक ही दिशा में तय किया गया समान दूरी है, तय किया गया समान दूरी है, तय किया गया समान दूरी है कि नहीं, एक ही दिशा में तय किया गया समान दूरी है। तो आप लोग कह सकते हैं कि नाव ए के द्वारा धारा के दिशा में सापेक्षिक वेग क्या होगा। नाव ए के या ए का, लेकिन धारा के दिशा में सापेक्षिक वेग कितना हो जाएगा, सापेक्षिक वेग, धारा की दिशा में सापेक्षिक वेग, धारा का वेग आप जान रहे हैं कि 1.2 भी है कि नहीं, और नाव का वेग भी है, तो सापेक्षिक वेग धारा की दिशा में माइनस हो जाएगा बच्चों। और वहीं नाव का विपरीत दिशा में सापेक्षिक वेग क्या हो जाएगा, इसका विपरीत दिशा में, है कि नहीं, विपरीत दिशा में सापेक्षिक वेग कितना हो जाएगा, ए का विपरीत दिशा में सापेक्षिक वेग कितना हो जाएगा, 1.2 भी प्लस बी हो जाएगा, है कि नहीं। सापेक्षिक वेग की परिभाषा से समान दिशा में गति करेगा तो माइनस होता है, विपरीत दिशा में गति करेगा तो प्लस होता है। अब हम लिखेंगे कि नाव ए या के द्वारा एल दूरी, है कि नहीं, एल दूरी तय कर वापस लौटने में लगा कुल समय। नाव ए के द्वारा एल दूरी तय कर वापस लौटने में लगा कुल समय कितना हो जाएगा, कुल समय इधर जाने में, मैंने इधर जाने में उसको कितना समय लगेगा, आप लोग जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है कि नहीं। तो दूरी बटा दूरी इसका एल है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं टी ए, पहले इधर जाने की अवस्था में, तो ये हो जाएगा दूरी, और उसका चाल इधर जाने की अवस्था में कितना है, हम लोग जानते हैं कितना है, 1.2 भी माइनस बी। अब उसको वापस लौटने में कितना है, तो ये हो जाएगा एल 1.2 भी प्लस ये हो जाएगा बी। इसको हम लोगों को सॉल्व करना होगा बच्चों। तो चलिए हम लोग इसका सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से पहले हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे, है कि नहीं। तो इसका एलसीएम हम लोग लेंगे, इस प्रकार होता है इसका एलसीएम। ये देखिए 1.2 भी माइनस बी है और ये 1.2 भी प्लस बी है, मतलब ए माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला है। तो ये कितना हो जाएगा 1.2 भी का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा 1.2 भी प्लस बी, यहाँ पर है प्लस, यहाँ पर भी हो जाएगा 1.2 भी माइनस बी। तो भी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो डेट सिंप्लाइज 1.2 कितना हो जाता है, तो 2.4 भी और बटा इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 1.44 भी का स्क्वायर माइनस भी का स्क्वायर। तो टी ए इज इक्वल टू, आप लोग देख पा रहे हैं कि कितना हो गया 2.4 भी और 1.4 भी स्क्वायर में भी स्क्वायर घट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 0.44 भी स्क्वायर। तो एक भी यहाँ से कट जाएगा। तो डेट सिंप्लाइज टी ए इज इक्वल टू कितना हो गया 2.4 बाय 0.44 यहाँ से भी, और एक एल तो यहाँ पर छूट गया बच्चों, ये ब्रैकेट के बाहर एल है यहाँ पर, है ना, यहाँ पे एल भी है हमारा, यहाँ पर एल भी है हमारा, यहाँ से एल है, तो इस प्रकार एल आ रहा है यहाँ पर। तो इसको हम लोग सॉल्व करना है बच्चों, है कि नहीं, पॉइंट से हम लोगों को कटेगा। तो टी इज इक्वल टू, सबसे पहले इसको हम लोग काटेंगे इस प्रकार, तो ये हो जाएगा 1.2 एल, है कि नहीं, ये 1 या फिर इसको 4 से काट देंगे, डायरेक्ट 4 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0 है कि नहीं 0.6 आएगा, और इसको हम लोग 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 0.11 आ जाएगा इस प्रकार, और ये हो जाएगा एल बाई भी, है कि नहीं। तो ऊपर में यदि हम लोग पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 60/11 एल बाई, यहाँ पर हो जाएगा भी। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो इसको हम लोग को डिवाइड करने के बाद कितना आता है, इसको हम लोग को डिवाइड करेंगे तो लगभग आता है 5.45 एल बाई, यहाँ पर भी आता है इस प्रकार। तो टी ए मेरा निकल गया। इसी प्रकार हम लोग अब बी का निकालेंगे कि बी को एक बार ऊपर जाने में एल दूरी तय करके पुनः वापस लौटने में उसको कितना समय लगेगा। तो आप लोग इस प्रकार देख पा रहे हैं कि यहाँ से ए इधर दूरी तय कर रहा है, ये भी बेग है, और यहाँ से बी का बेग है, ये ए है, और ये बेग है भी बी का, है कि नहीं, और इसका रिजल्टेंट है या आप लोग कह सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ से भी है। तो भी का वैल्यू हम निकालेंगे तो ये परपेंडिकुलर है, तो आप कहें दोनों ही पहले की परपेंडिकुलर, तो लिखेंगे कि बी का बेग कितना हो जाएगा। देखिए बी का
सापेक्षिक वेग हम लोग ज्ञात करेंगे, कितना हो जाएगा, b का सापेक्षिक वेग, है ना। तो v इज इक्वल टू, हम लोग इस तरह कर सकते हैं, रूट अंडर 1.2 v का स्क्वायर और माइनस v का स्क्वायर। तो हम लोग इसको पहले भी हम लोग सॉल्व किए हैं बच्चों, तो ये कितना आ जाएगा 1.44 v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। तो v इज इक्वल टू, इसको हम लोग घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, रूट अंडर 0.44 v का स्क्वायर। तो v का स्क्वायर जो है रूट से बाहर निकल जाएगा, 0.44 ये आ जाएगा मेरा v। इस प्रकार हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब रूट अंडर 0.44 का वैल्यू कितना होगा, हम लोग इसका रूट निकाल लेंगे। इसका रूट मैंने पहले से ही निकाल के रखा है बच्चों, इसका रूट निकलेगा 0.66 भी आता है कि नहीं। तो ये तो भी निकल गया। अब लिखेंगे कि b के द्वारा, है कि नहीं, b के द्वारा, है कि नहीं, कि l दूरी तय कर वापस लौटने में लगा कुल समय, l दूरी तय कर वापस लौटने में लगा समय, वापस लौटने में लगा समय कितना हो जाएगा, इसको हम लोग कह देते हैं TB। तो 2L, क्योंकि 2 बार दूरी तय कर रहा है और ये बेग यहाँ पर भी है बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा देख पा रहे हैं। तो 2L और इसका बेग मेरा निकल गया है, भी करली भी है, तो 0.66 भी आता है। तो दोनों का रेशियो हम लोग निकालेंगे। तो दोनों का अनुपात कितना होगा, दोनों के समय के अनुपात, दोनों के समय का अनुपात कितना हो जाएगा, दोनों के समय का अनुपात। तो ये कितना हो गया, TA/TB इज इक्वल टू, TA/TB इज इक्वल टू हो जाएगा, TA का पहले हम लोग वैल्यू रख देंगे। TA का वैल्यू निकला है 5.45, ये निकला है L/V इज इक्वल टू, TB का वैल्यू निकला है मेरा बच्चों, इसको हम लोग भी काट सकते हैं, तो इसको काट के भी हम लोग लिखेंगे तो L/0.33 भी आएगा। तो पूरे को हम लोग काट देंगे बच्चों, इज इक्वल टू, यहाँ से आता है 5.45 इज इक्वल टू 0.33, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.0, है कि नहीं, 8 या 1.80 इसका रेशियो आता है। तो आंसर मेरा यही आंसर है इसका। तो इसको आप लोग 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की और आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दस नंबर का प्रश्न हम लोग देखेंगे बच्चों, क्या है, मैं प्रश्न को यहाँ लिख देता हूँ। एक मनुष्य ये प्रश्न है मेरे पास बच्चों कि एक मनुष्य जो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, वर्षा की बूंदें ऊर्ध्वाधर गिरती मालूम पड़ती है कि नहीं। जब वह अपनी चाल बढ़ा करके 6 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है, तब वर्षा की बूंदें, है कि नहीं, उसे ऊर्ध्वाधर से 45 डिग्री की कोण पर गिरती मालूम पड़ती है। तो वर्षा की बूंद का वेग ज्ञात कीजिए। तो चलिए ये प्रश्न जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेटिव प्रश्न है बच्चों, है कि नहीं। ऐसे ही प्रश्न जो है इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, है कि नहीं, जो मेडिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये डिफ़िकल्ट प्रश्न है, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि एक मनुष्य 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, और जब वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, तब उसे वर्षा की बूंदें ऊर्ध्वाधर गिरती हुई मालूम पड़ती है कि नहीं। इस प्रकार मान लेते हैं कि मनुष्य का वेग जो है अभी 3 किलोमीटर नहीं लेकर के अभी उसका वेग को हम लोग भी मान लेते हैं, है कि नहीं, भी है उसका वेग, और वर्षा की बूंदें इस प्रकार गिर रही है। जब वो स्थिर होता था तब उसको ऊर्ध्वाधर गिरती मालूम पड़ेगी, जब वो अपना वेग भी करता है तब उसे ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण पर उसे वर्षा की बूंदें गिरती हुई मालूम पड़ती है ना। इसके साथ जब वो अपना वेग को बढ़ाता है ना, जब उसका वेग भी है, अर्थात 3 किलोमीटर प्रति घंटा की जब चाल से चलती है, तब उसको वर्षा की बूंद थीटा कोण पर गिरती हुई मालूम पड़ती है। तो इस स्थिति में मैंने मान लिया कि वर्षा की बूंदों का वेग v1 है।
तो हमको यहाँ वर्षा के बूंद का वेग निकालना है बच्चों। तो हम लोग क्या करेंगे कि मनुष्य के वेग को शून्य करेंगे। तो शून्य करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जस्ट इसके विपरीत दिशा में एक वेग हम लोग माइनस भी जोड़ देंगे। तो ये जिसके वजह से क्या हो गया, इससे हुआ क्या कि ये जो है मनुष्य का वेग यहाँ पर शून्य हो गया। शून्य होने से वर्षा का हम लोग जब समान परिमाण है, इसका वेग का परिमाण ये भी है, ये भी है, परिमाण समान है। तो जब वो इस स्थिति में हो तो उसे वर्षा की बूंदें थीटा कोण पर उसे गिरती हुई मालूम पड़ती है, जब है कि नहीं। और वो वर्षा की बूंदों से बचने के लिए अपने चाल को बढ़ा देता है बच्चों। तो अपनी चाल को बढ़ा दिया, इस प्रकार इधर देख पा रहे हैं कि अपनी चाल को बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया, तो वो चाल इधर बढ़ेगा 2b, उसको माइनस बराबर करने के लिए हम लोग को इधर ही जोड़ना पड़ेगा। तो 2b 2 गुना, देखते नहीं है कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा था, वो चाल बढ़ाकर 6 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका हम 2 गुना बढ़ा दिया। तो यहाँ पे 2b इसको हम लोग कर दिए। तो जो यहाँ पे उसका चाल देखते हैं कितना होगा। तो इस स्थिति में उसे वर्षा की बूंदें किस गिरती हुई मालूम पड़ रही है, इस प्रकार, है कि नहीं। वास्तविकता के साथ जो है ये यही है वर्षा का वास्तविक दिशा, तो यही है कि नहीं। दिशा वर्षा का जो कोण बदल रहा है वो तो व्यक्ति के गति के साथ बदल रहा है ना, लेकिन उसकी वास्तविक दिशा तो यही है। वास्तविक दिशा के साथ जब वो भी वेग से चल रहा था तो वो उसे थीटा कोण पर गिरती मालूम पड़ रही है। जब वो अपने चाल को बढ़ा रहा है तो उसे 45 डिग्री के कोण पर गिरती हुई मालूम पड़ रही है। इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि उसे 45 डिग्री के कोण पर गिरती हुई मालूम पड़ रही है। लेकिन वर्षा का तो वास्तविक यही है ना, दिशा तो यही है, ऊर्ध्वाधर ही गिर रही है। तो अब हम लोग इसी से हम लोगों को उसका निकाल लेंगे बच्चों, सब कुछ इसको भी इसके साथ हम लोग मिला देते हैं इस प्रकार। तो यही इसका फिगर था। इस फिगर को आप लोग समझ पा रहे होंगे। हम लोग एक बार फिर से इसको फिगर को समझाते हैं बच्चों, देखते हैं फिगर क्या होगा। देख पा रहे हैं कि मनुष्य जब स्थिर था तो उसे वर्षा की बूंदें ऊर्ध्वाधर गिरती हुई मालूम पड़ रही है। जब मनुष्य भी वेग से गति करता है तो वर्षा की बूंदें उसे ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण पर v1 वेग से गिरती हुई मालूम पड़ती है कि नहीं। तो हमको यहाँ पर वर्षा के बूंद का वेग निकालना है, अतः मनुष्य के वेग को स्थिर करना होगा, सापेक्षता, है कि नहीं। हम लोग जानते हैं कि सापेक्षिक गति का ज्ञात करने की विधि क्या होती है, तब उसको हम लोग माइनस वेग उसके विपरीत दिशा में जोड़ देते हैं तो वर्षा की बूंदें उसे थीटा कोण पर गिरती हुई मालूम पड़ रही है। जब वो वर्षा की बूंदों से बढ़ने के लिए जब अपना वेग को बढ़ा लेता है तो वर्षा की बूंदें उसे वास्तविक दिशा के साथ 45 डिग्री के कोण पर गिरती हुई मालूम पड़ती है ना। तो हम लोग देखेंगे कि वर्षा का बूंद क्या होगा। तो इसके लिए हम लोगों को जानना पड़ेगा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो है ना, क्या है, मनुष्य का वेग है, ये मनुष्य का वेग है और ये वर्षा का वेग है। तो मनुष्य का वेग और वर्षा वेग, है कि नहीं, के सापेक्ष वर्षा का बूंद कितना होगा, v1 डैश, है कि नहीं, v1 डैश होगा। हमने क्या बोला, देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये हो गया वर्षा का वेग, ये मनुष्य का वेग। तो वर्षा का वेग, है कि नहीं, मनुष्य के वेग के सापेक्ष v1 डैश है। कब, जब उसका वेग v था। और ये वेग कब होगा, जब वो अपना वेग को बढ़ाया, वेग को जब वृद्धि करता है 2v जब वो कर लेता है, तब मनुष्य का वेग और वर्षा का वेग का, है ना, सापेक्षिक मान v1 डबल डैश होगा। तो ये बात को समझिए। यहाँ पर v1 क्या है, वर्षा का सापेक्षिक वेग है मनुष्य के वेग के सापेक्ष। और v1 डबल डैश क्या है, जब वह वेग को बढ़ा देता है 2v कर लेता है तो उस अवस्था में वर्षा का सापेक्षिक वेग है कि नहीं। तो हम यहाँ पर सारी बातों को लिख देते हैं बच्चों। सबसे पहले यहाँ पर v क्या है, मनुष्य का वेग है। यहाँ पर v जो है मनुष्य का वेग है। यहाँ पर v1 जो है वो वर्षा का वास्तविक वेग है कि नहीं, वर्षा का वास्तविक वेग है, वर्षा का वास्तविक वेग है। और v1 क्या है, v1 क्या है बच्चों, यहाँ पर v1 क्या है, यहाँ पर v1 जो है कि नहीं, वर्षा का सापेक्षिक वेग है, वर्षा का सापेक्षिक वेग है, वर्षा का सापेक्षिक वेग है, v के सापेक्ष, है ना, v के सापेक्ष, सापेक्षिक वेग है v के सापेक्ष। इसका मतलब है कि v1 डैश को हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, है कि नहीं, v1 डैश को हम लोग क्या लिख सकते हैं, v1 माइनस vv हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, है कि नहीं, v1। तो वर्षा का ये सापेक्षिक वेग, जब मनुष्य भी वेग से चल रहा था तो उस समय वर्षा का सापेक्षिक वेग है। और यहाँ पर v1 डबल डैश क्या, ये भी वर्षा का सापेक्षिक वेग ही है,
ये भी वर्षा का क्या है, सापेक्षिक वेग है। ये भी वर्षा का सापेक्षिक वेग है। किसके सापेक्ष, तो 2v के सापेक्ष है ये 2v के सापेक्ष। इसका मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं v1 डबल डैश इज इक्वल टू v1 माइनस ये 2v है, इस प्रकार। तो यहाँ से हम लोग, आप जान रहे हैं कि हम लोगों को क्या ज्ञात करना है बच्चों, हम लोगों को v1 ज्ञात करना है कि नहीं। v दिया हुआ है, भी दिया हुआ है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ये भी दिया हुआ है। हम लोगों को लंब दिया हुआ है, कर्ण निकालना है। तो लंब और कर्ण किसके बीच में संबंध होता है बच्चों, हम लोग जानते हैं साइन के बीच में संबंध होता है। तो यहाँ पर हम लोग साइन थीटा का प्रयोग करेंगे। तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब, ये तो मेरा भी है, ये भी मेरा भी है कि नहीं, लंब और ये कर्ण हो गया, तो ये हो जाएगा v/v1। इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 कहेंगे। अब हम लोग इस ट्रायंगल का प्रयोग करेंगे। हम यहाँ पे इसे नाम भी दे देते हैं इसका, ये O है, ये A है, ये B है, ये C है। तो ये जो हम लोग प्रयोग किए हैं, किस ट्रायंगल से प्रयोग किए, ट्रायंगल OABC। इसी प्रकार जब हम लोग ट्रायंगल का प्रयोग करेंगे ये वाला OCA से, OCA से, तो यहाँ पर हम लोग लेंगे tan 45 डिग्री का मान ले लेंगे। तो tan 45 आप जानते हैं लंब बटा क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो ये कितना हो गया, देखिए v1, और ये आधार कितना है, v1 डैश है। तो यहाँ पर v1 डैश, इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 कहा देंगे। चलिए हम लोग इसी सब हम लोग फाइंड करेंगे, है कि नहीं। आप लोग फिगर अपने कॉपी में बनाइएगा, सारा आप लोग को ट्रायंगल वहीं से पता चल जाएगा कि मैं कहाँ कहाँ से ले रहा हूँ। अब ट्रायंगल का हम लोग प्रयोग करेंगे, ये वाला देखते हैं OAB से। तो ये एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, इसमें लंब है, आधार है, और ये आपका कर्ण है। तो इसी का हम लोग प्रयोग करेंगे, यहाँ से हम लोग प्रयोग करेंगे। देख पा रहे हैं कि त्रिभुज OABC, तो इसमें कर्ण क्या है, v1 है, तो यहाँ पर v1 स्क्वायर, लंब है v स्क्वायर, और प्लस इसका आधार जो हो गया वो v1 डैश स्क्वायर। तो हम लोगों को यहाँ पर v1 डैश स्क्वायर का ही वैल्यू निकालना है। तो v1 है ना डैश स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा v1 स्क्वायर माइनस हो जाएगा v स्क्वायर। तो डेट सिंप्लाइज v1 डैश बराबर हो जाएगा अंडर रूट v1 स्क्वायर माइनस, है कि नहीं, v स्क्वायर, है कि नहीं। अब देखिए v1 का वैल्यू जो है यहाँ पे हम लोग समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो लिखेंगे v1 डैश का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में हम लोग रख देंगे। तो समीकरण 2 में रखेंगे तो हम लोग कुछ इस प्रकार पाते हैं। तो ये हो गया tan 45 इज इक्वल टू v/v1 डैश का वैल्यू कितना हो गया, v1 स्क्वायर माइनस हो गया v स्क्वायर। tan 45 का वैल्यू 1 होता है, ये हो गया v/√v1 स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। कोना कोनी गुना कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो v1 स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया, यहाँ से भी दोनों तरफ वर्ग कर देंगे बच्चों। तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, v1 स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर। तो यहाँ से निकल गया v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2v स्क्वायर। तो डेट सिंप्लाइज v1 इज इक्वल टू अंडर रूट 2v, और v का मान हम लोगों का दिया हुआ है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रश्न में ही दिया गया है। तो v का मान यहाँ रख देंगे। तो v1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3√2 मीटर पर सेकेंड। तो वर्षा का वेग हम लोग कैलकुलेट कर लिए बच्चों कि वर्षा का वास्तविक वेग 3√2 मीटर पर सेकेंड है। तो इस प्रकार का ये प्रश्न बनाया जाता है। ये प्रश्न जो है काफ़ी डिफिकल्ट, इस प्रकार का प्रश्न और भी आप लोगों की किताब में होगा जो कि काफ़ी डिफिकल्टीज के साथ बनता है, लेकिन प्रैक्टिस करते करते ये समझ में आ जाता है बच्चों। तो चलिए हम लोग एक प्रश्न और देखते हैं, लास्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे बच्चों, है कि नहीं। उसके बाद इस लेसन को हम लोग अंत कर देंगे बच्चों। तो चलिए लास्ट प्रश्न मेरे पास कुछ इस प्रकार है। 11 नंबर का प्रश्न है बच्चों। मैं पहले प्रश्न को लिख देता हूं। देखिए, एक पहुंचे। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार है बच्चों कि एक मनुष्य 500 मीटर चौड़ी नदी को तैरकर पार करना चाहता है। यदि वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से शांत जल में तैर सकता है और नदी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से बहती है, तो वह किस दिशा में तैरे कि वह नदी के दूसरे किनारे के ठीक सम्मुख बिंदु पर पहुंच सकता है।
तो सबसे पहले इसका हम लोग फोटो बना देते हैं बच्चों। प्रश्न को आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। देखिए, ये जो है वो उसके तैरने की दिशा है और नदी ठीक उसके इस दिशा में बह रही है बच्चों। नदी जो है इस दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा के दर से बह रही है, प्रश्न में आप लोग देखे होंगे। और व्यक्ति जो है कि नहीं, वो इस दिशा में, मान लेते हैं कि व्यक्ति जो है ए से तैरना शुरू करता है और उसको बी पर पहुंचना है, लेकिन नदी तो बह रही है। यदि वो ए से तैरना शुरू करेगा तो नदी के चाल के वजह से वो इस दिशा में बह जाएगा। तो वो बोलता है कि इस दिशा में वो किस वेग से, है कि नहीं, या किस कोण पर तैरना शुरू करे ताकि वो अपने प्रारंभिक बिंदु के जस्ट सम्मुख बिंदु पर पहुंच सके। वो किस, है कि नहीं। तो ये जो दिया हुआ है कि व्यक्ति, वो मान लेते हैं कि वो इस दिशा में तैरना शुरू करेगा, है कि नहीं। वो इस दिशा में, उसका तैरने का दर दिया हुआ है कि वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो तैर सकता है। तो वो किस कोण पर तैरता है, तो इस कोण पर देख रहे हैं, थीटा कोण है वो, आप देख पा रहे हैं, है कि नहीं। वो ठीक सम्मुख, यदि वो थीटा कोण पर तैरेगा तो वो ठीक वो बी के सम्मुख दिशा में पहुंच जाएगा। आप जानते हैं सदिश का ये जोड़ का नियम भी होता है। यदि इसको और इसको हम लोग जोड़ देंगे तो ए बी हमको प्राप्त हो जाएगा। नहीं बच्चों, इसको और इसको यदि हम जोड़ देंगे तो ये हमको प्राप्त हो जाता है। तो हम लोग देखना है कि वो किस कोण पर तैरेगा। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कर्ण दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है बच्चों। तो हम लोगों को साइन का वैल्यू निकालना है। तो ये कितना हो गया, साइन थीटा का वैल्यू यदि करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 लंब बटा कर्ण, तो 5/10, इसको हम लोग 2 बार में काट देंगे। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/2। तो साइन थीटा का वैल्यू 1/2 थीटा के किस मान पर होता है, आप लोग जानते हैं कि 30 डिग्री के एंगल पर होता है। तो इसका आंसर 30 डिग्री होगा। तो ये प्रश्न बहुत बड़ा था लेकिन उसका आंसर बहुत छोटा है। वो 30 डिग्री के कोण पर यदि तैरना शुरू करे तो वो नदी के ठीक सामने सम्मुख दिशा में पहुंच सकता है बच्चों, है कि नहीं। तो इस प्रकार का प्रश्न जो है, बड़े बड़े प्रश्न जो है वो छोटे छोटे आंसरों में भी दिए जा सकते हैं। लेकिन इस प्रकार का प्रश्न बच्चों यदि परीक्षा में पूछ दिया जाता है तो यदि आप प्रैक्टिस नहीं किए हैं या प्रश्न आपके समझ में नहीं आ रहा है तो प्रश्न को बनाना संभव नहीं है बच्चों, बहुत मुश्किल वहाँ पर हो जाता है बच्चों। तो इस प्रकार जो है कि मैंने आप लोगों के सामने बहुत सारे डिफ़िकल्ट प्रश्न और बहुत सारे इजी प्रश्न के साथ जो है मैंने न्यूमेरिकल्स जो है फर्स्ट डायमेंशन लेसन का बनाकर आप लोगों को दिखाया। इसी प्रकार जो है आपके टेक्स्ट बुक में जितने भी प्रश्न हैं बच्चों, इसी है कि नहीं के आधार पर बनाए जाते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद अब अपने टेक्स्ट बुक को ज़रूर खोलें और उस टेक्स्ट बुक के सभी न्यूमेरिकल्स को बनाने का प्रयास करें, है ना बच्चों। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही डेडिकेटेड था। तो चलिए आज इस वीडियो के साथ जो है आज हम लोग इस अध्याय को भी समाप्त कर दिए, इस लेसन को भी समाप्त कर दिए। आने वाले समय में हम लोग 2 डायमेंशन, है ना, मोशन के बारे में पढ़ेंगे जो कि काफ़ी रोचक और इंटरेस्टिंग है बच्चों। वो काफ़ी लंबा है कि नहीं। उसके साथ जो है सर्कुलर मोशन भी जुड़ जाता है, उसके साथ जो है प्रोजेक्टाइल मोशन भी जुड़ जाता है बच्चों। 2 डायमेंशन मोशन वाकई में बहुत बड़ा है। सबसे पहले हम लोगों को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में पहले 2 डायमेंशन मोशन को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि उसके पोजीशन वेक्टर को किस प्रकार इंडिकेट किया जाता है कि नहीं, उसके वेलोसिटी को किस प्रकार इंडिकेट किया जाता है, उसका एक्सेलरेशन किस प्रकार होता है, उसका डिस्प्लेसमेंट पहले हम लोग पूरे को एक्सप्रेस करेंगे। उसके बाद तब हम लोग उसके एप्लीकेशन उसका करेंगे बच्चों। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग मेरे साथ ज़रूर बने रहिएगा बच्चों। तो आप लोग ये वीडियो देखें उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। आप लोग इसी प्रकार हंसते रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें और मेरा वीडियो भी इसी प्रकार आप लोग देख करके हमेशा लाइक करते रहें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। और है ना, जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आप लोग जो भी प्रकार का वीडियो को मैं अपलोड करूं वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो इन्हीं बातों के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं बच्चों। लॉट्स ऑफ थैंक्स।